नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जीएसटी में फेक इनवॉइसेस के बहुत केस अभी सामने आ रहे हैं। यह फेक इनवॉइसेस क्या हैं और जेन्युइन एसएससीज को, जेन्युइन टैक्स पेयर्स को फेक इनवॉइसेस से बचने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसके बारे में आज के अंक में चर्चा करेंगे। नॉर्मल ट्रांजैक्शंस में गुड्स इनवॉइसेस के साथ में जाते हैं। जहां पर गुड्स की सप्लाई होती है वहीं इनवॉइस जाता है। टैक्स इवेजन के ट्रांजैक्शंस में गुड्स तो सप्लाई की जाती है लेकिन इनवॉइस इश्यू नहीं किया जाता और उसके ऊपर टैक्स नहीं अदा किया जाता। इस प्रकार के टैक्स इवेजन को रोकने के लिए सरकार ने ई वे बिल की व्यवस्था की है, जिससे ड्यूरिंग ट्रांजिट रोड पर चेकिंग के दौरान ये पता किया जा सके कि कौन से गुड्स के साथ इनवॉइस इश्यू किया जा रहा है और कौन से गुड्स के साथ में इनवॉइस इश्यू नहीं किया जा रहा। लेकिन इनके अलावा केवल जो पेपर ट्रांजैक्शंस होते हैं, जहां पर गुड्स की सप्लाई नहीं की जाती, केवल इनवॉइसेस की सप्लाई की जाती है, इस तरह के ये फेक इनवॉइस का, या जिसे बिलिंग का बिजनेस कहते हैं, वह भी एक बड़ी समस्या के रूप में जीएसटी के रिजिम में सामने आया है। हिस्टोरिकली देखें तो सेंट्रल एक्साइज के रिजिम में 1994 से पहले फेक इनवॉइसेस के केसेस ध्यान में नहीं आते थे। उसका कारण था, एक तो सेंट्रल एक्साइज में जो करदाता थे वे मैन्युफैक्चरर होते थे जिनका टर्नओवर कुछ सीमा से ऊपर हो। तो उस प्रकार से जो फैक्ट्री लेकर बैठा है वह जनरली इस प्रकार के फेक इनवॉइसेस इश्यू करने के कार्य में रत नहीं होते थे। 1994 में डीलर का रजिस्ट्रेशन सेंट्रल एक्साइज में लाया गया। उसके बाद में सेंट्रल एक्साइज में फेक इनवॉइसेस का चलन बढ़ा, क्योंकि डीलर के रजिस्ट्रेशन के लिए किराए पर कोई भी प्रीमाइसिस के ऊपर डीलर का रजिस्ट्रेशन मिल सकता था और वहां से डीलर फेक इनवॉइसेस करके यदि अपना कारोबार समेट के चला जाए तो उसे पकड़ने में डिपार्टमेंट को दिक्कत आती थी। सर्विस टैक्स के अंदर भी शुरुआत में फेक इनवॉइसेस का कोई कंसेप्ट नहीं था। हालांकि बाद में जब सर्विसेज का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट या सैनवेट क्रेडिट मैन्युफैक्चरर को मिलने लगा, तब कई केसेस में फेक इनवॉइसेस के केसेस डिपार्टमेंट ने बुक किए थे। सेल्स टैक्स और वैट रिजीम में भी फेक इनवॉइसेस के केसेस होते थे। सेंट्रल एक्साइज के दौर में 1996-97 तक जो रिटर्न फाइल होता था उसके साथ में ही इनवॉइस की एक कॉपी सबमिट की जाती थी, जिससे सामने वाले खरीदार ने जो मॉडरेट क्रेडिट उस समय कहते थे इनपुट टैक्स क्रेडिट को, वह ली है, उसका वेरिफिकेशन हो सकता था। उसके बाद में इनवॉइस की कॉपी देना बंद कर दिया गया, लेकिन एक स्टेटमेंट रिटर्न के साथ में दिया जाता था जिसमें इनवॉइस नंबर, सामने वाले खरीदार का रजिस्ट्रेशन नंबर, माल का वैल्यू और ड्यूटी इत्यादि दिया जाता था, जिससे भी क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकता था। लेकिन बाद में यह भी बंद कर दिया गया और उसके बाद में सेंट्रल एक्साइज के अंदर भी फेक इनवॉइसेस पर क्रेडिट लेने के केसेस बढ़ गए। फेक इनवॉइसेस किस प्रकार के हो सकते हैं? कोई खरीदार ने नॉर्मल परचेज किया है जिसमें माल के साथ में इनवॉइस आया है। अब उसके जो खरीदार हैं उनमें से किसी को केवल माल चाहिए, उसे बिल की आवश्यकता नहीं है, जबकि कोई ऐसा भी खरीदार है जिसे माल नहीं चाहिए, केवल बिल चाहिए। ऐसे केसेस में वह टैक्स पेयर जिसको माल चाहिए उसे केवल माल दे देता है बिना बिल के, और
जिसे बिल चाहिए उस माल से रिलेटेड, उतना वह इनपुट टैक्स क्रेडिट का बिल दे देता है। इस प्रकार के इनवॉइस इश्यू होते हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन का प्रकार ऐसा है कि जो टैक्स पेयर है वह ओपन मार्केट में से बिना बिल के माल खरीद लेता है और वह खुद का बिल बनाकर सामने वाले खरीदार को बिल के साथ में माल दे देता है। इसमें अक्सर जो सामने वाला खरीदार है उसे यह पता ही नहीं होता कि जो बेचने वाला सप्लायर है उसने माल ओपन मार्केट में से बिना बिल का खरीदा हुआ है। थर्ड टाइप के ट्रांजैक्शन में जहां पर कोई भी ट्रांजैक्शन किए बिना केवल पेपर ट्रांजैक्शन करके खुद ने ही परचेज इनवॉइस बना लिया होता आईटीसी के लिए और खुद ही सप्लाई के लिए भी इनवॉइस बनाकर सामने वाले परचेजर को केवल बिल दे देता है और अब जब ईवे बिल की आवश्यकता है तो ईवे बिल भी जनरेट कर लेते हैं। जीएसटी के दौर में यह फेक इनवॉइसेस के केसेस ज्यादा होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो मेरे मत अनुसार एक तो जो सॉफ्टवेयर में बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस मैचिंग का जो कंसेप्ट था वह पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। इसके कारण से फेक इनवॉइसेस इश्यू करने वाले कुछ अनस्क्रूपुलस टैक्स पेयर्स को एक मौका मिल गया। दूसरा, शुरुआत से सरकार ने टैक्स पेयर्स के ऊपर काफी भरोसा रखा। केवल ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पर रजिस्ट्रेशन दिया जाने लगा। इसमें जो भी प्रीमाइसिस है रजिस्टर्ड पर्सन की उसका कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता था। इसका भी कुछ लोगों ने दुरुपयोग किया। जीएसटी के दौर में डीलर्स का नंबर बहुत ही हाई है जिसके कारण से फेक इनवॉइसेस की एक लंबी चेन बनाना जिससे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उनको इस तरह के केस पकड़ने में दिक्कत हो या टाइम लगे, वह भी एक संभावना बढ़ गई। और जीएसटी के दौर में रेट जो है जीएसटी का नॉर्मल रेट 18%, जिसके कारण से जो फेक इनवॉइसेस इश्यू करने से जो रिवॉर्ड और रिस्क का जो रेशियो है वह इस प्रकार के अनस्क्रूपुलस एसएससीज के फेवर में हो गया। उनको रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा दिखने लगा। लेकिन इस प्रकार के फेक इनवॉइसेस के सामने सरकार भी बहुत कड़क है। सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट और स्टेट जीएसटी के डिपार्टमेंट्स लगातार केस कर रहे हैं। अभी हाल ही में 18 नवंबर को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने प्रेस नोट इश्यू करके बताया है कि डीजीजीआई के नागपुर जोनल यूनिट ने 26.09 करोड़ के फेक इनवॉइसेस का पता लगाया है और इसमें जो 3 एंटिटीज हैं उनके अगेंस्ट में कठोर कार्रवाई शुरू की गई है और उनको जो भी इसके पीछे फेक इनवॉइसेस करने वाले व्यक्ति हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। यह फेक इनवॉइसेस जो लोग इश्यू करते हैं उनको पकड़ने के लिए डिपार्टमेंट कई कदम उठा रहा है। जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स में जहां पर ईवे बिल इश्यू कर रहा है करदाता लेकिन रिटर्न फाइलिंग नहीं हो रहा है, या जहां पर अचानक से किसी करदाता का टर्नओवर बढ़ गया है, या जहां पर आईटीसी में से पेमेंट ज्यादा है लेकिन कैश में से जीएसटी का पेमेंट या तो बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है, तो ऐसे केसेस को फर्दर एनालाइज किया जाता है कि कहीं ये फेक इनवॉइसेस तो इश्यू नहीं किए जा रहे हैं। दूसरा, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर भी केसेस बुक होते हैं। इसके अलावा जो ईवे बिल का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें यदि व्हीकल किसी पर्टिकुलर जगह से पास हो रहा है तो वह भी पता चलेगा कि यह व्हीकल यहां से पास हुआ है, तो
उसके बेसिस पर भी एक एविडेंसेस डिपार्टमेंट को मिलेंगे कि सच में ये जो बताया है कि इस ई-वे बिल से यह माल सप्लाई हुआ है, वह माल वास्तव में उस व्हीकल से सप्लाई हुआ भी है या नहीं हुआ है। जो भी फेक इनवॉइसेस इश्यू कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में जीएसटी एक्ट के अंदर पीनल प्रोविजंस का भी प्रावधान किया गया है। उनमें जो फाइनेंशियल पीनल प्रोविजन है उसमें जो आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड की है उसकी डिमांड की जा सकती है। जो जीएसटी के नाम पर अमाउंट कलेक्ट की है विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स के, उसकी भी डिमांड की जा सकती है। ये जो अमाउंट की डिमांड की जाएगी वह इंटरेस्ट के साथ में सरकार को जमा करवाना पड़ेगा और जो यह अमाउंट है उसके इक्वल अमाउंट की पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है। इसके अलावा जीएसटी एक्ट में ही क्रिमिनल प्रोविजंस भी लगाए हुए हैं, उनका प्रावधान किया हुआ है, जिसमें यदि कोई व्यक्ति बिना माल या सेवा के सप्लाई किए हुए इनवॉइस इश्यू करता है या बिना माल या सेवा प्राप्त किए इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करता है या किसी से जीएसटी के नाम पर रकम वसूल करता है लेकिन सरकार में जमा नहीं करवाता है और उसकी अमाउंट 5 करोड़ रुपए से अधिक हो, तो इस केस में 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और फाइन हो सकता है और इस प्रकार के ऑफेंस को कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है। जहां पर इन ऑफेंसेस की अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा है वहां पर 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट और फाइन हो सकता है और जहां पर अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा हो वहां पर इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर एंड फाइन हो सकता है। टैक्स पेयर्स को कोई सप्लायर फेक इनवॉइस न दे, इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? तो एक तो जो परिचित और रेप्यूटेड सप्लायर्स हैं उन्हीं से माल या सेवाएं लेने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी सप्लायर है उसके जीएसटीएन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल है कि वह कितने समय से उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, उसने रिटर्न्स रेगुलरली फाइल किए या नहीं किए, ये जितनी भी जानकारी है वह जीएसटी के पोर्टल पर से प्राप्त करनी चाहिए। जो माल प्राप्त होता है वह इनवॉइस और ई-वे बिल के साथ में ही माल रिसीव करना चाहिए। जब माल की प्राप्ति होती है तो व्हीकल के ड्राइवर से जनरल इंक्वायरी भी की जा सकती है कि यह माल कहां से लोड हुआ, क्या सप्लायर की प्रीमाइसिस में से ही लोड हुआ है या अन्य किसी जगह से लोड हुआ है। और जो पेमेंट है वह हो सके वहां तक बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ही करना चाहिए। हालांकि यह जीएसटी एक्ट में कंपलसरी नहीं है, लेकिन यह प्रिकॉशंस हैं जिससे कि सप्लायर हमें कोई फेक इनवॉइस न दे दे। इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। हमें सावधानी रखना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि कई बार दूसरों की गलती की सजा भी हमें भुगतनी पड़ सकती है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।